नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। साल 2026 कुछ ऐसा बन चुका है जहां एक संकट खत्म भी नहीं होता और दूसरा सामने खड़ा दिखाई देने लगता है। वैश्विक राजनीति का माहौल इतना अस्थिर है कि हर हफ्ते कोई नया तनाव उभर आता है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या अगला बड़ा भू राजनीतिक मोर्चा क्यूबा बनने जा रहा है। इस बहस को और तेज कर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने। ट्रंप इसे फ्रेंडली टेक ओवर यानी शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन बता रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण रहने वाली है। असल में जनवरी से अमेरिका ने क्यूबा पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की जो राजनीति शुरू की है, उसका असर अब साफ दिखाई देने लगता है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पिछले महीने क्यूबा को एक भी बैरल तेल नहीं मिल पाया। यह स्थिति किसी भी देश के लिए बेहद चिंताजनक होती है, खास करके उस देश के लिए जो पहले से ही आर्थिक संकट और ऊर्जा की कमी से जूझ रहा हो। कई एयरलाइंस अब क्यूबा में उतरने से बच रही हैं क्योंकि वहां उन्हें वापसी की उड़ान के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं मिल पा रहा है। अस्पतालों की स्थिति भी खराब होती जा रही है। कई जगहों पर गैर जरूरी ऑपरेशन और इलाज रोक दिए गए हैं क्योंकि बिजली और संसाधनों की भारी कमी है। लेकिन इस पूरे संकट के बीच एक बड़ा सवाल भी सामने आता है। पिछले लगभग 50 वर्षों में कई बार यह भविष्यवाणी की गई कि क्यूबा की सरकार गिरने वाली है, लेकिन हर बार यह अनुमान गलत साबित हुआ। जब अमेरिका पहले से ही मध्य पूर्व के तनाव और संघर्षों में उलझा हुआ है, तो क्या वास्तव में वह क्यूबा में एक नया मोर्चा खोल सकता है? आज के इस पॉडकास्ट में हम अमेरिका और क्यूबा के रिश्तों का एक तरह से एमआरआई स्कैन करेंगे। यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस दोनों देशों के संबंध कब और कैसे बिगड़े, क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे और आज की स्थिति आखिर किस दिशा में जा रही है। अगर मौजूदा हालात को देखें तो इसकी जड़ें हाल के महीनों की घटनाओं से मिलती है। जनवरी में जब क्यूबा की स्थिति पर चर्चा तेज हुई थी, तब मामला वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़े तनाव से भी जुड़ा हुआ था। उसी समय क्यूबा पहले से ही गंभीर संकट में था। लंबे लंबे बिजली कटौती, चरमराती अर्थव्यवस्था और कई बार पूरे देश का पावर ग्रिड गिर जाना आम बात बन चुकी थी। सरकार किसी तरह अस्थायी मरम्मत करके स्थिति संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असली झटका तब लगा जब वेनेजुएला से आने वाला तेल अचानक बंद हो गया। यही वह बिंदु था जहां से क्यूबा का ऊर्जा संकट वास्तव में गहराने लगा। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल तक मैक्सिको क्यूबा का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया था। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने उस समय कहा था कि उनकी सरकार पहले से हुए तेल समझौतों को निभाएगी। उन्होंने इसे केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय और संप्रभुता का मुद्दा भी बनाया था। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका की रणनीति स्पष्ट दिखाई देती है। क्यूबा तक पहुंचने वाले हर आर्थिक रास्ते को बंद करना, हर डॉलर और हर बैरल तेल को रोक देना। दरअसल अमेरिका और क्यूबा के बीच तनाव कोई नई कहानी नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत पीछे तक जाती है। 1898 में जब अमेरिका ने स्पेन को हराया, तब स्पेन ने क्यूबा पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया। कुछ समय बाद 1902 में क्यूबा स्वतंत्र हुआ और थॉमस इस्टापाल्मा इसके पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन स्वतंत्रता के बावजूद क्यूबा पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। फ्लैट संशोधन के कारण अमेरिका को क्यूबा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया था। इसके बाद क्यूबा की राजनीति लगातार अस्थिर होती रही। कई बार विद्रोह हुए, सरकारें बदली और कई मौकों पर अमेरिकी सेना ने सीधे हस्तक्षेप किया। 1933 में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ आया जब सेना के अधिकारी ने तख्ता पलट कर दिया और तत्कालीन राष्ट्रपति को सत्ता से हटा दिया। बतिस्ता का शासन लंबे समय तक चला, लेकिन इसके खिलाफ असंतोष भी बढ़ता गया। यहीं से कहानी में एक नया पात्र सामने आता है, फिडेल कास्ट्रो। 1993 में कास्ट्रो ने बतिस्ता सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। शुरुआत में यह प्रयास असफल रहा, लेकिन संघर्ष जारी रहा। आखिरकार 1959 में कास्ट्रो की क्रांति सफल हुई और उन्होंने अमेरिका समर्थित शासन को सत्ता से हटा दिया। शुरुआत में अमेरिका ने नई सरकार को स्वीकार किया, लेकिन जल्द ही रिश्तों में दरार पड़ने लगी।
जब क्यूबा ने सोवियत संघ के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए और अमेरिकी कंपनियों की संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया तो दोनों देशों के बीच तनाव गहराता चला गया। इस टकराव का सबसे नाटकीय अध्याय 1961 में सामने आया, जब अमेरिका ने कास्त्रो सरकार को गिराने की कोशिश की। इस सैन्य अभियान को इतिहास में बे ऑफ पिग्स इन्वेशन के नाम से जाना जाता है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। योजना यह थी कि क्यूबाई निर्वासित विद्रोही हमला करेंगे और जनता का समर्थन मिलते ही कास्त्रो की सरकार गिर जाएगी, लेकिन यह योजना पूरी तरीके से असफल हो गई। 3 दिनों के भीतर ही कास्त्रो की सेना ने इस हमले को कुचल दिया। इसके बाद हालात और गंभीर हो गए। क्यूबा ने अपनी सुरक्षा के लिए सोवियत संघ के साथ रिश्ते और मजबूत किए। जल्द ही क्यूबा में सोवियत परमाणु मिसाइलों की तैनाती का पता चला और दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। यह वही ऐतिहासिक संकट था जिसे हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। लगभग 13 दिनों तक दुनिया परमाणु युद्ध के बेहद करीब खड़ी थी। आखिरकार सोवियत नेता ने क्यूबा से मिसाइलें हटाने पर सहमति दी और अमेरिका ने भी क्यूबा पर हमला न करने का आश्वासन दिया। आज अगर अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति कहा जाता है तो उसके पीछे के ठोस कारण भी हैं। अमेरिकी सेना का वैश्विक नेटवर्क बेहद विशाल है। विभिन्न सैन्य रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका के विदेशों में करीब 200 बड़े सैन्य अड्डे हैं और यदि छोटे लॉजिस्टिक बेस जोड़ दिए जाएं तो यह संख्या 600 से भी ज़्यादा हो सकती है। ये ठिकाने लगभग 80 देशों और क्षेत्रों में फैले हुए हैं। जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में इनकी सबसे अधिक मौजूदगी है। सैनिक शक्ति के मामले में भी अमेरिका बेहद मजबूत है। उसके पास लगभग 13 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जिनमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना, मरीन कॉर्प्स और स्पेस फोर्स शामिल हैं। इसके अलावा करीब 7.9 लाख रिजर्व सैनिक भी मौजूद हैं। हथियारों की बात करें तो अमेरिका के पास हजारों टैंक, लगभग 1300 सैन्य विमान और करीब 290 सक्रिय युद्धपोत हैं। इसके 11 विमान वाहक पोत किसी भी हम महासागर में शक्ति प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। परमाणु शक्ति के मामले में भी अमेरिका दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। उसके पास ज़मीन, समुद्र और हवा तीनों से परमाणु हमला करने की क्षमता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2025 तक अमेरिका के पास लगभग 5177 परमाणु वॉरहेड मौजूद हैं। क्यूबा को लेकर अमेरिकी नीति भी समय के साथ बदलती रही है। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तब दोनों देशों के रिश्तों में कुछ खास सुधार देखने को मिला था, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने ओबामा प्रशासन के कई फैसलों को पलट दिया और क्यूबा पर फिर से सख्ती बढ़ा दी। क्यूबा की सेना से जुड़ी कंपनियों के साथ व्यापार पर रोक लगा दी गई, अमेरिकी नागरिकों की यात्रा सीमित कर दी गई और कई उड़ानें और क्रूज सेवाएं भी बंद कर दी गई। इसी दौर में एक रहस्यमयी घटना भी सामने आई जिसे बाद में हवाना सिंड्रोम कहा गया। क्यूबा में तैनात अमेरिकी और कनाडाई राजनयिकों को अजीब स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों की सुनने की क्षमता प्रभावित हुई तो कुछ को गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होने लगी। इसके बाद जो बाइडेन राष्ट्रपति बने उन्होंने कुछ मामलों में ढील दी, जैसे परिवारों को अधिक पैसा भेजने की अनुमति और उड़ानों की संख्या बढ़ाना। लेकिन 2021 में क्यूबा के अंदर खाद्य, दवाइयों और बिजली की कमी के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। सरकार ने इन प्रदर्शनों को सख्ती से दबा दिया, कई लोगों को गिरफ्तार किया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। इसके बाद अमेरिका ने फिर कुछ नए प्रतिबंध लागू कर दिए। आखिरकार सवाल केवल राजनीति या प्रतिबंधों का नहीं है। इतिहास हमें बताता है कि किसी भी सरकार का भविष्य अक्सर एक चीज़ से तय होती है, उसकी सुरक्षा बलों की वफादारी। जब तक सेना और हथियार उठाने वाले लोग किसी शासन के साथ खड़े हैं तब तक उस सरकार को गिराना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अगर वही लोग आदेश मानने से पीछे हट जाएं तो हालात बहुत तेज़ी से बदल सकते हैं। अगर क्यूबा और वॉशिंगटन के बीच कोई समझौता नहीं होता तो सबसे बड़ी परीक्षा क्यूबा की सेना और सुरक्षा बलों की होगी। वही तय करेंगे कि आगे क्या होगा। क्या वास्तव में फ्रेंडली टेकओवर होगा? क्या क्यूबा एक नई क्रांति की ओर बढ़ेगा या फिर यह संकट किसी नए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य हस्तक्षेप का रास्ता खोल देगा? दुनिया की निगाहें फिलहाल इसी सवाल पर टिकी हुई है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।